गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ को पढ़ाई को एंजॉय करे होंगे। आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है चैंपियन क्लासेस। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आज का सेशन। आज क्या है? आज है 1 मार्च 2024 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। हम यहाँ पर जो है बेसिकली बात करेंगे आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उनको हम यहाँ पे विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही जो है वीडियो के लास्ट में हम क्वेश्चन ऑफ द डे भी लेंगे और जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके जो है हम लोग स्टैटिक जीके के पोर्शन को भी साथ में लेके चलेंगे ताकि हमारे एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां से बोल सकते हैं कि क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से रिलेटेड हो तो वो हमारा गलत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी को जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग जो है चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जो भी वीडियोस आए उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं क्विक रिवीजन। तो रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की, जो कि विज्ञान दिवस की बात करें तो कब मनाया गया था? तो 28 फरवरी के दिन को ही हम लोग क्या मनाते हैं, तो नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। वहीं दो शोधकर्ताओं ने जहाँ पर एक जंगली मशरूम प्रजाति से सोने के नैनो कणों का संश्लेषण किया है, कहाँ पर? तो गोवा के दो शोधकर्ताओं के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट है दुनिया की जो तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अल्जीरिया में किया गया है। कहाँ पर? अल्जीरिया में किया गया है। इसी के साथ अदानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर लॉन्च किया है? तो कहाँ पर किया है? उत्तर प्रदेश यानी कानपुर में किया गया है। इसी के साथ किस अभिनेता को वर्ष 2023 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनका नाम है अशोक सराफ है। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। इनको जो है अभी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो है कहाँ लगाई जा रही है? उज्जैन यानी कि मध्य प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलेगी दुनिया की पहली वैदिक घड़ी। इसी के साथ भारत ने जो है सबसे बड़ी और सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में जो है इसका अनावरण किया गया है। तो भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना है। ठीक है। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ जो है इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु में अभी जो है हाल ही में पीएम मोदी जी के द्वारा ये बोल सकते हैं कि इसरो का जो है दूसरा स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु में। इसी के साथ किस बोर्ड ने जो है स्कूल में ओपन बुक एग्जाम का प्लान जो है प्रस्तावित किया गया है? तो सीबीएसई के द्वारा किया गया है। तो यहाँ हमने किया है क्विक रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज क्या है? आज है 1 मार्च 2024 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। तो अभी हाल ही में दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया गया है, यानी कि रेयर डिसीज डे के बारे में बात करें तो ये कब मनाया जाता है? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये 29 फरवरी को मनाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हैं। 29 फरवरी यानी कि लीप ईयर डे जब होता है तभी जो है 29 फरवरी होती है। ठीक है, तो इसी दिन जो है हम लोग क्या मनाते हैं? तो रेयर डिसीज डे के रूप में मनाते हैं। ये ऐसे आपको याद रखना है क्योंकि कई बार जो है एग्जाम में इंपॉर्टेंट डे पूछे जाते हैं और इसके साथ जो है थीम पूछी जाती है। तो आपको जो है यहाँ पे मैं आप लोगों को छोटा सा ट्रिक बता देती हूँ कि कैसे जो है आप लोग याद रखेंगे रेयर डिसीज डे को। तो याद रखिएगा कि रेयर है यानी कि जो कि आपको याद रखना है 29 फरवरी को कब आता है? हर 4 साल के बाद आता है। तो रेयर केस में होगा तो रेयर डिसीज डे भी 29 फरवरी को मनाया जाता है। ओके, याद हो गया होगा। अब बात करते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो 29 तारीख यानी कि रेयर डिजीज मनाने के लिए चुना गया है क्योंकि ये एक दुर्लभ दिन है और इसी दिन जो है 4 साल में एक बार आता है। इसलिए जो है 29 तारीख यानी कि 29 फरवरी को हम लोग रेयर डिजीज डे के रूप में मनाते हैं। रेयर डिजीज डे की बात करें जो कि फरवरी का अंतिम दिन होता है, इसलिए 29 फरवरी 2008 को यूरोप और कनाडा में दुर्लभ जो रोग है इसका जो है बोल सकते हैं कि दिवस मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी याद रखेंगे। इसके साथ अगर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो आम जनता के लिए दुर्लभ बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। इस साल की हम लोग थीम बात करें कि थीम क्या है इस साल की, तो 2024 में दुर्लभ रोग दिवस की थीम की बात क्या है? तो याद रखिए शेयर योर कलर्स। क्या है? शेयर योर कलर, जो कि 2024 की क्या है थीम है। और ये थीम 2023 की भी थी, ये भी आपको याद रखना है। जिसमें जो है दुनिया भर में 300 मिलियन से अधिक लोग जो है दुर्लभ बीमारी से पीड़ित होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? रेयर डिसीज डे रखा है। तो आपको लोग यहाँ पे देखेंगे ना इस वाली इमेज में, यानी कि ये बोल सकते हैं कि हजारों व्यक्तियों में से बोल सकते हैं कि किसी एक को जो है ये बीमारी होती है जो कि दुर्लभ प्रकार की होती है। दुर्लभ बीमारी जो कि बचपन से ही प्रकट होने लग जाता है। कई बार जो है दुर्लभ बीमारी के पीड़ित जो लोग होते हैं लगभग 2/3 बच्चे ही होते हैं। दुर्लभ बीमारी की बात करें जो कि आमतौर पर इस बीमारी को कह सकते हैं कि ला इलाज है, इसका कोई इलाज नहीं होता है, जो कि राष्ट्रीय दुर्लभ रोग संगठन के अनुसार सभी दुर्लभ बीमारियों में से लगभग 95% अब तक बोल सकते हैं
कि इसका इलाज नहीं मिला है। तो इसलिए इस बीमारी को क्या बोलते हैं, दुर्लभ बीमारी कहा जाता है। आइए अब जानते हैं यहाँ पे डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा है। तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा बताया गया है कि दुर्लभ बीमारी का आधार उसकी महामारी विज्ञान से पहचाना जा सकता है। किसी भी दुर्लभ बीमारी की आवृत्ति प्रति 10,000 लोगों में से हम लोग बात करें कि 6.5 से लेकर 10 के बीच में होनी चाहिए। तो ये आप लोग जो है फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं। इसी के साथ जो है भारत में क्या स्थिति है इसकी, तो ये याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिसीज यानी कि दुर्लभ रोगों के लिए जो संगठन है, यानी भारत में बात करें तो 263 दुर्लभ बीमारियों की जो कि सूचीबद्ध यानी कि लिस्ट बनाई गई है। तो भारत में कितनी दुर्लभ बीमारियां हैं, तो 263 जो कि बोल सकते हैं कि दुर्लभ बीमारियों को खोजा गया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर का है। तो अभी हाल ही में प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम किसके द्वारा जो है शुरू किया गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि हरियाणा सरकार के द्वारा बोल सकते हैं कि अभी हाल ही में प्रारंभ में अगर जो है स्तन कैंसर का पता चल जाता है तो इसी के लिए जो है जो कि इनिशियल स्टेज पे अगर पता चल जाए कि इस प्रकार से कोई बोल सकते हैं कि कैंसर है, तो इसके लिए कार्यक्रम की शुरुआत की गई है जिसका नाम है सवेरा, और ये हरियाणा सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की। आइए बात करते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो हरियाणा में बेसिकली अभी जो है स्तन कैंसर को पहचान व सुरक्षा के लिए सहायक रोगियों में सवेरा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम की शुरुआत की बात करें तो महिलाओं में स्तन कैंसर का जो है प्रारंभ में ही पता लगाने की बात की गई है। सवेरा कार्यक्रम का जो प्रदर्शन की बात करें तो हरियाणा में व्यापक रूप से जो है इसका मार्गदर्शन का काम करेगा। इसी के साथ सवेरा के साथ जो है हरियाणा में बोल सकते हैं कि भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था और झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर संस्था की स्थापना हुई है। इस कार्यक्रम से हरियाणा राज्य की महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थर्ड नंबर का है, अभी हाल ही में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण किस देश में जो है स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है, तो याद रखिएगा पेरू में। कहाँ पर, पेरू में, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो पेरू में जो है कि अभी डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की। तो ये समझते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो पेरू में अभी जो है सरकार के द्वारा यहाँ पर जो कि दक्षिणी अमेरिकी देश है पेरू, जहां पर डेंगू के बुखार से तेजी बढ़ते मामलों के कारण यहाँ पर बोल सकते हैं कि आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। पेरू के जो कि 25 क्षेत्रों में से बोले तो 20 में जो है स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। दक्षिणी अमेरिकी देश में इस साल अब तक इस वायरस के कारण मरने वालों की संख्या कितनी हो गई है, 32 हो गई है। अगर बात करें साल के पहले 8 हफ्तों में कुल मामले कितने थे, तो 31,300 हो गए थे, और पहले 7 हफ्तों की बात करें तो 24,981 रहे थे। अब बात करते हैं पेरू। तो पेरू मैंने आप लोगों को बताया अभी की जो कि दक्षिणी अमेरिका देश बोल सकते हैं आपको देखने को मिलेगा। तो ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलेगा। पेरू पेरू की कैपिटल क्या है, तो लीमा यहाँ की कैपिटल है, और मुद्रा याद रखिएगा, मुद्रा क्या है यहाँ की, तो सोल है। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके लोकेशन के बारे में। हमने बात किया, अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि पैसिफिक ओशन जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसकी अब बात करें इंटरनेशनल बाउंड्री किस किस से टच होती है, तो चिली है, बिलोविया है, और इसके साथ जो है ब्राजील देखने को मिलेगा, कोलंबो आपको जो कि नॉर्थ में देखने को मिलेगा, और इक्वाडोर आपको जो है यहाँ पे बॉर्डर को टच करते हुए देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसकी लोकेशन। आइए बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो डेंगू जो कि एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय बीमारी है, जो कि डेंगू वायरस की बात करें जिसका नाम है जीन्स फ्लेवी वायरस के कारण होता है। इस मच्छर के प्रसार की बात करें तो कई जीन्स बोल सकते हैं कि जीन्स एंडीज होता है, और प्रजाति मुख्य रूप से बात करें कौन सी है, तो इसका नाम है एंडीज इजिप्टी नाम है। ये मच्छर जो कि चिकुनगुनिया या फिर बोल सकते हैं कि पीत ज्वर या फिर इसी के साथ जीका संक्रमण का एक वाहक देखने को मिलता है। बात करें वर्ष 2019 में, जबकि अमेरिका यानी कि यूएसए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बोल सकते हैं कि डेंगू का पहला टीका बनाया गया जिसका नाम क्या था, CYD TDV नाम रखा गया। इसी के साथ भारत की बात करें तो भारत में जो है पहली बार बोल सकते हैं कि वैक्सीन कब बनाया गया, तो भारत के द्वारा बोला जाए कि डेंगू वैक्सीन को विकसित किया गया किसके द्वारा, तो इंडियन इम्यूनोलॉजिस्ट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया, जो कि पहले चरण के परीक्षण के द्वारा ही इसे अनुमति दे दी गई। अगर बात करें यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि वैक्सीन का उत्पादन जो कि अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था के सहयोग से ही किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि यहाँ पे है 4 नंबर का, भी हाल ही में वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है यूएसए रहा है। कौन रहा है, यूएसए रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो याद रखिएगा कि 2023 की तुलना में अंतरराष्ट्रीय
सूचकांक की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा भारत की स्थिति कितने पर है, तो 42वें पर ही है। तो सूचकांक स्कोर में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। तो वर्ष 2022 में 38.64% था। इस सूचकांक की बात करें तो 55 देशों में से बौद्धिक संपदा की बात करें तो व्यवस्था के आधार पर रैंकिंग आई है, जिसमें आईपी अधिकारों के लिए 5 शीर्ष बोल सकते हैं अर्थव्यवस्थाएं देश इसमें शामिल है। कौन कौन सी है, तो याद रखिएगा यूएसए है जो कि 95.48% है। यूनाइटेड किंगडम को जो आपको याद रखना है 94.12 है। फ्रांस की बात करें तो 93.12% के साथ है। जर्मनी जो कि 92.46 के साथ है। स्वीडन जो कि 92.12% के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स से भी कई बार जो है आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हाल ही के एग्जाम में भी कई बार जो कि अभी जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें जो है ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं इस तरीके के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 5th नंबर का है। अभी हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा देश का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा इनका नाम क्या है। इनका नाम है जस्टिस एम खानविलकर। क्या नाम है, जस्टिस एम खानविलकर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इनकी इमेज आपको देखने को मिली है। तो यही अब जो है आपको देखने को मिलेंगे नए लोकपाल बन गए हैं भारत के। आइए बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। तो सही आपको याद रखना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है। इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थी जिसका नाम है न्यायमूर्ति अजय मनिक राव खानविलकर, जिनको जो है लोकपाल या फिर बोल सकते हैं लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। न्यायमूर्ति खानविलकर जो कि भारत के दूसरे लोकपाल हो गए। इससे पहले की बात करें तो इनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष का स्थान लेने वाले हैं, जो कि 2 साल के कार्यकाल के बाद मई 2022 में ये सेवानिवृत्त हुए थे। इसी के साथ लोकपाल के कार्यकारी अध्यक्ष व फिर न्यायिक सदस्य जो कि झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जिनका नाम है प्रदीप कुमार मोहंती रहे थे। ये भी याद रखेंगे वर्तमान समय में कौन है, तो इनका नाम याद रखेगा प्रदीप कुमार मोहंती। और पहले कौन रहे थे ये भी याद रखना है। भारत के नए लोकपाल की नियुक्ति की घोषणा कौन कौन करता है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा के विपक्षी नेता होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है कि चयन समिति बनाई जाती है। इनके द्वारा जो है 3 सप्ताह के बाद बोल सकते हैं कि लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है जब जो है कि हाँ फैसला लिया जाता है कि भारत का कौन जो है कि लोकपाल होगा। तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार चयन समिति से भी प्रश्न बन जाते हैं। वहीं पे आपको ये भी याद रखना है कि लोकपाल जिनका नाम है जिनका नाम है खानविलकर, जो कि भारत के पहले लोकपाल जिनका नाम है पिंकी चंद्र घोष का स्थान लेंगे, जो कि लगभग 2 साल के सेवानिवृत्त यानी कि 2022 में ये सेवानिवृत्त हुए थे। न्यायमूर्ति खानविलकर की नियुक्ति के अलावा राष्ट्रपति के उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति जिनका नाम है लिंगिम्पा नारायण स्वामी, न्यायमूर्ति संजय यादव, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जो कि न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई है। इसके अलावा 3 गैर न्यायिक सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है जिनका नाम है सुशील चंद्र, पंकज कुमार और अजय तर्की है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जिनका नाम है यहाँ पे याद रखेंगे सुनील चंद्रा, और ऋतुराज अवस्थी जो कि वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इनका नाम याद रखिएगा अजय मनिक राव खानविलकर, जो कि भारत के नए लोकपाल बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनकी नियुक्ति कर दी गई है। अब बात करते हैं लोकपाल के बारे में। लोकपाल जो कि लोकपाल या फिर बोल सकते हैं लोकायुक्त विधेयक, जो कि आपको याद रखना है 2011 को 17 दिसंबर 2013 को संसद में पारित किया गया था। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब आया था, तो 2013 को माननीय राष्ट्रपति के द्वारा जो कि प्राप्त हुआ, जिसे 1 जनवरी 2014 की बात करें जो कि अधिसूचित कर दिया गया। इस अधिनियम की बात करें जिसमें 16 जनवरी 2014 को प्रभावी हुआ। इसकी अधिसूचना के बाद 2016 में एक बार फिर इसमें संशोधन किया गया, जिसके बाद जो कि लोकपाल अधिनियम के दायरे में आने वाली सार्वजनिक पद अधिकारियों के खिलाफ जो कि भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का जिम्मेदारी किसके पास होती है, तो लोकपाल के पास होती है। संगठन की बात करें जो कि लोकपाल में एक अध्यक्ष होता है और 8 सदस्य होते हैं, जिनमें से 50% की बात करें जो कि न्यायिक सदस्य ही शामिल होते हैं। कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है या फिर 70 वर्ष की आयु तक जो है इस पद पर बने रहते हैं लोकपाल। अब बात करते हैं कि लोकपाल का जो कि बैकग्राउंड क्या है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे जैसे कि तो पहला लोकपाल जो कि आपको याद रखना है 1809 में स्वीडन में गठित किया गया था, जिसे स्वीडन समिति की बोले तो स्वीडन समिति अगर बोला जाए तो अन्य देशों में लोकपाल जिसे क्या बोलते हैं ओम्बुड्समैन बोलते हैं। तो अन्य देशों में लोकपाल को ओम्बुड्समैन कहा जाता है। इसे जो कि नागरिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। यह एक ऐसा स्वतंत्र और सर्वोच्च पद होता है जो कि लोक सेवा के विरुद्ध शिकायतों की
सुनवाई करता है, साथ ही संबंधित जांच पड़ताल पर उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए सरकार को भी सिफारिश भी करता है। स्वीडन की बात करें तो ये धीरे धीरे जो कि ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क या फिर अन्य बोल सकते हैं कि अन्य देश जैसे कि अफ्रीका, एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोपीय देशों में भी ओम्बुड्समैन की नियुक्ति की गई। भारत से पहले जो है 135 देशों में ओम्बुड्समैन की नियुक्ति की जा चुकी है। हमारे देश में भारत में क्या बोलते हैं, लोकपाल बोलते हैं, और अन्य देशों में ओम्बुड्समैन क्या बोलते हैं। तो ये आपको बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का। तो अभी हाल ही में किसने जो है भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया? तो भारत टैक्स 2024 की बात करें तो इसका उद्घाटन पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया। तो नरेंद्र मोदी यहाँ पे आपको ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 26 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया गया है। इस कार्यक्रम में अब तक आयोजित सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा कार्यक्रमों में से एक रहा, जो कि भारत टैक्स की बात करें 26 फरवरी से लेकर 29 फरवरी 2024 तक हुआ। इस कार्यक्रम की बात करें जो कि दो सबसे बड़े प्रदर्शन बोल सकते हैं कि प्रदर्शनी केंद्र रहे, जिसमें से भारत मंडपम और यशोभूमि में आयोजित किया गया। लगभग यहाँ पर हम बोले तो 100 देशों के 3000 से अधिक प्रदर्शकों और व्यापारियों, लगभग 40,000 यहाँ पर बोल सकते हैं कि आप कीजिएगा विजिटर ने भाग लिया। नेक्स्ट बोलते हैं यहाँ पे कि भारतीय कपड़ा बाजार का मूल्य बात करें तो अब कितना है, 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है, जबकि 2014 में कितना था, ये 7 लाख करोड़ रुपए था। सूती कपड़ा और परिधान उत्पादन में 25% की वृद्धि देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 8 नंबर का। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो कहाँ पर? सिक्किम में रखा गया है। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 10 नंबर का। तो अभी हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर जो है देखी गई है? तो याद रखिएगा कहाँ पर जो है दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर रही, तो ये आपको याद रखना है साउथ कोरिया में। कहाँ पर? साउथ कोरिया। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। आइए समझते हैं यहाँ पे दक्षिण कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया में अभी हाल ही में बताया गया है कि प्रति महिला अपेक्षित शिशुओं की जो संख्या है पिछले साल 2022 में कितनी थी, 0.78 से घटकर कितनी हो गई है, 0.72 रह गई है। अब बात करते हैं दक्षिण कोरिया के बारे में। तो दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल है। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो दक्षिण कोरियाई वोन है। प्रधानमंत्री का नाम है हान डंग शू है, और राष्ट्रपति है जिनका नाम है यू शू येओल। तो ये जो है आपको बेसिक याद रखना है दक्षिण कोरिया के बारे में। आइए बात कर लेते हैं लोकेशन की। तो लोकेशन में आपको सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं मैप में। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा साउथ कोरिया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे साउथ कोरिया के बारे में। तो साउथ कोरिया यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, और ऊपर वाला पोर्शन में आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ कोरिया, और यहाँ पर है साउथ कोरिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग कोरिया स्टेट के बारे में, जो कि जापान के, जो कि आपको ये देखने को मिलेगा जिसका द्वीप है, और इस द्वीप का नाम क्या है, तो तिशुमिनिया, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा द्वीप है। वहीं पर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक ये जीजू आइसलैंड है, और यहाँ पर जो स्टेट है इसका नाम है चेजू स्टेट है। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा किसके बीच में है, तो ये आपको देखने को मिलेगा साउथ कोरिया के बीच में है। येलो सी आपको जो कि वेस्टर्न साइड में देखने को मिलेगा। जापान, सी ऑफ जापान आपको जो है साउथ कोरिया के ईस्ट में देखने को मिलेगा। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं, तो इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं, लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, तो अभी हाल ही में एशिया ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि न्यू दिल्ली में हुई है। क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करें तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया है। कहाँ पर है? तो आपको जो है लोकेशन बतानी है, तो किस राज्य में किया है। आप सबके सामने 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जो है शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय गाइस।